हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करता है विद हिज लिमिटेड इनकम विदाउट इवन चेंजिंग हिज लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब उसके पास इनकम भी लिमिटेड है, वो अपने खर्चों को भी चेंज नहीं करना चाहता, बट फिर भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करना है। इसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह देंगे। ठीक है जी, तो डेफिनेशन यही है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयरइन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब कौन कौन सी असम्पशंस पे हमारा जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो रिलाई करता है? सबसे पहला है कंज्यूमर इज रैशनल। देखो जी, जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब एक कंज्यूमर जो है वो समझदार होगा, तभी उसको पता होगा कि उसको अपने पैसे को किस तरह से खर्च करना है, और जब वो अपना पैसा खर्च करेगा तो उसको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न उस पैसे का मिलना चाहिए। मतलब बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन उसको उस पैसे खर्चने से मिलनी चाहिए। सेकंड, कार्डिनल यूटिलिटी। जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि जो यूटिलिटी हम किसमें मेजर करते हैं? यूटिल्स में मेजर करते हैं, कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा सेकंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी विल नॉट इंपैक्ट द यूटिलिटी ऑफ अदर कमोडिटी। एक कमोडिटी की यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी को 1% भी इंपैक्ट नहीं करेगी। और चौथा, फॉर द रेफरेंस पर्पस हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट कंसीडर करेंगे कि 1 रुपया खर्च करने से हमें हर यूनिट पे कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलने वाला है। ये फॉर रेफरेंस पर्पस है, पर जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट भी देखोगे। बट हमारे लिए अभी के लिए जो 4 असम्पशंस है, इसके बेसिस पे हमने पॉइंट जो है वो करना है। अब सिंगल कमोडिटी केस करते हैं। सिंगल कमोडिटी मतलब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। लेट्स से कंज्यूमर जो है वो बर्गर कंज्यूम कर रहा है, और किसी भी कमोडिटी का जो परचेज है वो 3 चीजों पे रिलाई करता है। पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम पीएक्स से डिनोट करेंगे। फिर होता है मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम MUX से डिनोट करेंगे। आपको प्राइस भी पता है क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। तीसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अभी ये कंसेप्ट आपके लिए नया है। इन तीनों चीजों पे जो कंज्यूमर का जो परचेज है कमोडिटी का वो डिपेंड करता है। हमें प्राइस भी पता है, मार्जिनल यूटिलिटी भी पता है। तीसरा पॉइंट जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स मनी वर्थ ऑफ अ रुपी। 1 रुपया खर्च करने के बाद कंज्यूमर को कितने यूटिल्स मिलते हैं, उसको क्या कहेंगे? हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, a consumer defines in terms of utility that he derives from a standard basket of goods that he can buy with a rupee. Let's say 1 रुपया से अगर मान लो एक कंज्यूमर, मैं कह रहा हूं सपोज करना है हमने, अगर मान लो वो 100 ml मिल्क, 50 ग्राम शुगर और एक पैकेट बिस्किट का खरीद रहा है, तो इसको खर्चने से इसको 4 यूटिल्स मिले, तो मैं मान के चलूंगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना हो जाएगा? 1 रुपया खर्च करके 4 यूटिल हो गए। 1 रुपया खर्च करने के बाद जो स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स हमने खरीदा उससे 4 यूटिल मिल रहे हैं, तो 1 रुपए से हमें कितना यूटिल मिलेगा? 4 यूटिल मिलेंगे। दिस इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब अगर सिंगल कमोडिटी केस को हम इक्विलिब्रियम में समझे, तो इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में अब हमने इसको करना है, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है। वो एग्जांपल क्या है? मान लो कंज्यूमर जो है वो एक्स कमोडिटी कंज्यूम करता है, और वो एक्स कमोडिटी कौन सी है? बर्गर है। अब प्राइस कितना है एक्स कमोडिटी का? 4 रुपए है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है? 1 रुपया खर्च करके कितने यूटिल मिल रहे हैं? 4 यूटिल मिल रहे हैं। मैंने 4 यूटिल ही क्यों लिया? बिकॉज पिछली वाली एग्जांपल से आपको याद रहेगा कि मेरे को 1 रुपए को कितने यूटिल में करना है? 4 यूटिल में। तो बार बार अलग अलग चीजें याद करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी। अब एक टेबल बनाया, ये टेबल आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा।
पहली यूनिट जब कंज्यूम की, मतलब पहला बर्गर जब कंज्यूम किया तो कितने यूटिल्स मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, 20 यूटिल्स। दूसरा किया 18, तीसरा किया 16, 10, 0 एंड -5, ये हमें क्या मिल रहा है, यूटिल्स मिल रहे हैं। अब उसके बाद हमने निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, MUX को, जो ये हमारे पास 1 रुपए से 4 यूटिल वाला सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा था, इससे हमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये जो 4 है वो PX नहीं है, यहाँ पे 4 जो है 1 रुपए से 4 यूटिल मिल रहे हैं, उससे हम इसका डिवीजन कर रहे हैं। सो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5, 18 डिवाइडेड बाय 4 इज 4.5। ऐसे ऐसे करते हमने सारा जो डिवीजन है कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज यार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, दिस इज द थिंग दैट वी वांट टू नो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होगा अगर मैं सिंगल कमोडिटी केस की बात करूं, तो कंज्यूमर जब एक कंडीशन फुलफिल करेगा, उस कंडीशन को कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन मनी टर्म्स। ये ध्यान में रखना, इन मनी टर्म्स। तो उस टाइम पे जो कंज्यूमर है वो कैसे होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो ये कंडीशन आपकी इस टेबल के अकॉर्डिंगली कौन सी यूनिट पे पूरी हो रही है, थर्ड यूनिट पे पूरी हो रही है। थर्ड यूनिट पे कैसे पूरी हो रही है, अब ये देखो, थर्ड यूनिट पे अगर हम देखें तो आपका प्राइस तो अल्टीमेटली कितना रहने वाला है, प्राइस तो आपका 4 ही रहेगा, प्राइस तो कांस्टेंट है, बर्गर का प्राइस सेम रहेगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन मनी टर्म यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो कि मनी टर्म्स में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। और कौन सी यूनिट में आपस में बराबर हो रहे हैं, ये थर्ड यूनिट में आपस में बराबर हो रहे हैं। और जब थर्ड यूनिट में बराबर हो रहे हैं तो ये कंज्यूमर थर्ड यूनिट पे ही आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। और एक क्वेश्चन अब इसमें अराइज होता है कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा। ओके, तो जब क्वेश्चन ये आता है कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज को डिराइव करेगा और कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए हमें ना ये टेबल को ध्यान से समझना है। किस तरह से समझेंगे, पहले वाले में देखो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन मनी टर्म है वो किससे ज्यादा है, PX से ज्यादा है। मतलब अगर वो 4 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको 5 रुपए वर्थ का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कोई बंदा कम पैसा खर्च करके ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेगा तो वो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा ही करेगा। 4 रुपए खर्च करके 4.5 रुपए तक का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या वो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, आंसर इज यस, अगेन वो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। 4 रुपए खर्च करके 4 रुपए का सेटिस्फेक्शन ले रहा है, क्या वो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, यस, अगेन कमोडिटी को कंज्यूम किया जाएगा। 4 रुपए खर्च करके 2.5 रुपए तक का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अब यहाँ पे क्या वो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, आंसर इज नो। तीसरी के बाद वो कमोडिटीज को कंज्यूम नहीं करने वाला, बिकॉज उसको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने के चांसेस नहीं है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस का कंसेप्ट। अब इसका अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें तो बहुत आसान है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एक्स एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ यूनिट्स रख लेने हैं और वाई एक्सिस पे आपने प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रख देना है। इसको प्राइस ऑफ एक्स को तो आप क्या मान लो, कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है आपका 4। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को आप डाउनवर्ड दिखा दो, बिकॉज ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है आपका। यहाँ पे आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज आल्सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इन मनी टर्म्स। तो इंटरचेंजेबली इसको यूज कर सकते हैं, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट पे आपका जो कंज्यूमर है वो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, बिकॉज हमारी जो कंडीशन है ये क्या हो रही है, यहाँ पे फुलफिल हो रही है। दिस इज व्हाट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज। ये हो गया हमारा सिंगल कमोडिटी केस। उसके बाद अगर हम 2 कमोडिटी केस की बात करें, अब ये 2 कमोडिटी केस में हमने 2 कमोडिटीज कंज्यूम करनी है, मान लो बर्गर कंज्यूम करना है और पिज्जा कंज्यूम करना है। 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, कंज्यूमर सिंपली इक्विलिब्रियम में होगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी divided by price of x equals to marginal utility of y divided by price of y is equals to marginal utility of money। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो भाई कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम में है, अगर कंडीशन नहीं फुलफिल होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब इसको भी समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सिंपल सा एग्जांपल। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लो सपोज एक कंज्यूमर है जिसका इनकम कितने रुपए है, 6 रुपए इनकम है।
बर्गर का प्राइस कितना है 1 रुपए और पिज्जा का प्राइस भी कितना है 1 रुपए। होता नहीं वैसे, बट हम सपोज कर रहे हैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। आपके पास ऑप्शंस दी हुई है 1 से लेके 5 तक की यूनिट्स है जिसमें आप कंजम्पशन कर सकते हो बर्गर का भी और पिज्जा का भी। तो आपको ये सेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज दे दी बर्गर की और यहाँ पे पिज्जा की मार्जिनल यूटिलिटीज दे दी। आपने अपने 6 रुपए खर्च करने हैं 1-1 रुपया करके। अब आप पहला रुपया अपना कहाँ पे खर्च करोगे? आप अपना पहला रुपया खर्च करोगे बर्गर पे। क्यों बर्गर पे खर्च करोगे? बिकॉज बर्गर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वो 30 यूटिल्स दे रहा है, वेरएज पिज्जा का जो फर्स्ट पीस है आपको 25 यूटिल दे रहा है। और कंज्यूमर क्या है? रैशनल है। रैशनल बंदा क्या कहेगा? जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो चीज वो कंज्यूम करेगा। दूसरा 26 डेफिनेटली बर्गर। तीसरा रुपया कहां पे खर्च करेगा? वो पिज्जा पे खर्च करेगा। क्यों खर्च करेगा पिज्जा पे? बिकॉज उसको पिज्जा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। चौथा कहां पे खर्च करेगा? वो खर्च करेगा अगेन पिज्जा पे। क्यों? बिकॉज पिज्जा पे उसको 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। पांचवा कहां पे खर्च करेगा? पांचवा मान लो इसने बर्गर पे खर्च कर दिया, 5th यूनिट उसने अपना रुपये का बर्गर पे खर्च कर दिया 15। और छठा वो कहां पे खर्च करेगा? अगेन पिज्जा पे खर्च करेगा। अब ये इंटरचेंजेबली हो सकता है, चाहे वो 5th वहां पे यूज कर ले, चाहे वो 5th वहां पे यूज कर ले। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 कमोडिटी केस। अब इसका एक कंसेप्ट समझो। आप एक चीज नोटिस करो, जब जो कंज्यूमर है अपना लास्ट रुपया खर्च कर रहा है, जब भी कंज्यूमर अपना लास्ट रुपया खर्च कर रहा है, चाहे वो एक्स कमोडिटी पे खर्च करे मतलब बर्गर पे खर्च करे, चाहे वो वाई कमोडिटी पे खर्च करे दैट मींस पिज्जा पे खर्च करे, इट विल बी गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और इसी वजह से ये जो हमारा 2 कमोडिटी केस का कंसेप्ट है ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस करता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? ये कहती है व्हेन द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज लास्ट रूपी आइदर ऑन एक्स कमोडिटी और ऑन वाई कमोडिटी, द कंज्यूमर विल बी गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर को सेम तरह का सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा जौन सी मर्जी कमोडिटी पे वो पैसा खर्च कर दे। और जब आप इनके यूटिल्स का टोटल करोगे तो इसके यूटिल का टोटल आप जितने मर्जी 6 रुपए खर्च करके कॉम्बिनेशंस बना दो सबसे ज्यादा आएंगे। अगर मान लो आप कहते हो कि मैं सारे के सारे पैसे जो है बर्गर पे लगा दूं 5 के 5 और एक पिज्जा खरीद लूं, आप उसको एडिशन करोगे फिर भी ये जो हमने 6 पॉइंट्स बनाए हैं इसके बराबर वो नहीं आएगा, बहुत कम आएगा उससे। तो मैक्सिमम यूटिल्स अगर आप इनको एड ऑन करोगे तो इस कंसेप्ट से हमें मिल रही है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने कंसेप्ट बता दिया। चाहे वो लास्ट रुपए अपना यहाँ पे खर्च करे बर्गर के लिए, चाहे वो लास्ट रुपए अपना पिज्जा के लिए खर्च करे, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलने वाला है। समझे इस चीज को? अब इसके रिलेटेड ना हमारे पास एक क्वेश्चन है जो 2 कमोडिटी केस है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, टी और कॉफी वाला। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस व्हाइल प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट, हाउ वुड the consumer react to this situation to restore his equilibrium? Use law of equimarginal utility। अब किसी कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से उसके इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के, उसको हमने समझना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को किस तरह से रिस्टोर करेगा? यूज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं इक्विमार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद, दैट इज MUX अपॉन PX is equals to MUY upon PY is equals to MUM। ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर मैं मान लो कॉफी की बात करूं तो कॉफी का मान लो प्राइस पहले कितना है? 1 रुपए, इसको एक्स कमोडिटी मान लिया। और टी का भी प्राइस अभी मान लो सपोज कितना है? 1 रुपए। मैंने जो पिछला टेबल बर्गर और पिज्जा वाला बनाया था मैं उसी के पर्सपेक्टिव से ये एग्जांपल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। अदरवाइज एक स्टेटमेंट पास ऑन करके भी हम इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट भी बताऊंगा किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। बट मैथमेटिकली अगर इसको समझ ले तो हमारे लिए कंसेप्ट को याद रखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने क्या कहा था कि जो लास्ट यूनिट है वहां पे बर्गर का कितना सेटिस्फेक्शन है 15 और पिज्जा का कितना सेटिस्फेक्शन है 15, तो मैं उसको एक एग्जांपल में लाते हुए यहाँ पे मानता हूं कि MUX कितना है 15, MUY कितना है 15, तो MUM भी मेरा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये तो सारी कहानी जो है हमने पीछे से उठा ली, इनिशियल कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया, मतलब PX जो है वो मान लो बढ़ के कितना हो गया? 3 रुपए हो गया। पर टी का प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, टी अभी भी बेचारी कितने पे है? 1 रुपए पे बैठी हुई है।
तो उस टाइम पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे खराब होगा और उसको दोबारा से वो कैसे रिस्टोर करेगा। अब अगर मैं इसको इसी स्टेटमेंट में दोबारा से इन वैल्यूज को पुट करूं, इक्वल्स टू MUM। अब यहाँ पे देखो MUX कितना है 15, PX यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, क्योंकि प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ के कितना हो गया 3 रुपए हो गया। MUY कितना है 15, PY कितना है 1, और ये क्या MUM के बराबर होगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 15, जो कि आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो स्टक नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम तो इस कंडीशन पे आएगा, अभी यहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहे। अब क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर किस तरह से अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करेगा। अब आंसर में तो मैं अगर ये एक स्टेटमेंट लिख देता तो वो स्टेटमेंट पास ऑन करके ही मेरा जो है आंसर निकल जाता, बट क्योंकि मेरे को रट्टा मारो जिंदाबाद वाला काम नहीं करना, मेरे को समझना है इस टॉपिक को, तो मेरे को इसको आसान भी बनाना है। अब यहाँ पे देखो किसका यूटिलिटी ज्यादा है, टी का यूटिलिटी ज्यादा है और कॉफी का यूटिलिटी क्या है, कम है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को टी को ज्यादा कंज्यूम करना है। अगर मैं टी का कंजम्पशन ज्यादा करूंगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने लड्डू वाला एग्जांपल पढ़ा था कि जैसे करण ने लड्डू ज्यादा खाया तो करण का सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और जैसे ही कोई कंज्यूमर टी को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो टी का सेटिस्फेक्शन, टी का यूटिलिटी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और पहले जो कॉफी का यूटिलिटी बन गया था, टी का यूटिलिटी भी बराबर उसके हो जाएगा। उसके बराबर तक जब पहुंचेगा तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब इसके पर्सपेक्टिव में 3 केसेस और बन सकते हैं। वो केस क्या हो सकते हैं कि मान लो कॉफी का प्राइस यहाँ पे राइज किया तो कॉफी का प्राइस कांस्टेंट कर दे और टी का प्राइस क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो उस टाइम पे ये जो है रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो उस टाइम पे कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करनी है, हमने कॉफी कंज्यूम करनी है। पर अगर कम हो जाए, कम हो सकता है 1 रुपए से 50 पैसे हो गया, 1 रुपए से कितना होगा 50 पैसे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि जिस साइड पे यूटिलिटी ज्यादा आएगी, जिस साइड पे यूटिलिटी ज्यादा है उस कमोडिटी का कंजम्पशन कर दो और एज इट इज स्टेटमेंट बना दो कि हम ये कमोडिटी कंज्यूम करेंगे और ये कमोडिटी कंज्यूम इसलिए करेंगे बिकॉज जब लगातार इस कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा जो यूटिल्स है वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे एंड देन वी विल बी इन इक्विलिब्रियम। इस तरह से हमने जो 2 कमोडिटी केस का एग्जांपल जो है कवर करना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैप्टर समझ लग गया होगा, चैप्टर यहीं पे खत्म है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।